नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 6 खुली अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संतुलित व्यापार शेष का अर्थ होता है कि देश में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बराबर है। सूत्र के रूप में संतुलित व्यापार शेष वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं का आयात बराबर जीरो। चालू खाता संतुलन का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात तथा हस्तांतरण प्राप्तियों का योग वस्तुओं के आयात, सेवाओं के आयात तथा हस्तांतरण भुगतान के योग के बराबर हो। सूत्र के रूप में चालू खाता संतुलन वस्तुओं का निर्यात प्लस सेवाओं का निर्यात प्लस हस्तांतरण प्राप्तियां वस्तुओं का आयात, सेवाओं का आयातन बराबर आयतन माइनस हस्तांतरण भुगतान बराबर जीरो। प्रश्न नंबर 2, आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन देन क्या है? अदायगी संतुलन में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधिकारिक आरक्षित लेन देन से अभिप्राय सरकारी कोषों में उपलब्ध सोने के कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष में कमी और वृद्धि से है। इसका प्रयोग अदायगी संतुलन के अधिकार और बाटे को ठीक करने के लिए किया जाता है। घाटे की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को बेचकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को कम करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि सव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में कभी भी कुल अदायगी घाटा संतुलन करते हैं तो इसके विपरीत अधिक की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को खरीदकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को बढ़ा करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि सव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में वृद्धि को कुल अदायगी अधिक संतुलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी की खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन सी दर अधिक प्रासंगिक होगी? उत्तर, मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य शब्दों में यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। इसके विपरीत वास्तविक विनिमय दर वह है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। यह वह विनिमय दर से जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर घरेलू वस्तुएं खरीदने के लिए मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 4, यदि 1 रुपये की कीमत 1.25 येन है और जापान में कीमत स्तर 3 हो तथा भारत में 1.2 हो तो भारत और जापान के बीच वास्तविक विनिमय दर की गणना कीजिए। जापानी वस्तुओं की कीमत भारतीय वस्तुओं के संदर्भ में संकेत रुपयों में येन की कीमत के रूप में मौद्रिक विनिमय दर को पहले ज्ञात कीजिए। उत्तर, रुपये बराबर 1.25 येन। 1 येन बराबर रुपये 1 येन बराबर रुपये 1/1.25 बराबर 0.80। यह मौद्रिक विनिमय दर है। वास्तविक विनिमय दर बराबर 0.80 गुणे 1.2/3 बराबर 0.96/3 बराबर 0.32। 1 येन बराबर 0.32। प्रश्न नंबर 5, स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। उत्तर, डेविड ह्यूम नामक एक अर्थशास्त्री ने 1752 में इनकी व्याख्या की कि प्रकार वर्णमान के अंतर्गत स्वचालित युक्ति से अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। उसके अनुसार यदि सोने के भंडार में कमी
हुई तो सभी प्रकार की कीमतों और लागत भी अनुपातिक रूप से कम होगी और इसके फलस्वरूप घरेलू वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाएंगी। तदनुसार आयात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा। जिस देश से घरेलू अर्थव्यवस्था आयात कर रही थी और सोने में उसको भुगतान कर रही थी, उसको कीमतों और लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अतः उसका महंगा निर्यात घटेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात बढ़ेगा। इस प्रकार धातुओं की कीमत तंत्र द्वारा सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। सापेक्षिक कीमत पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य की पुनर्स्थापना नहीं होती तब तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को समकक्ष लाता है। इस संतुलन की प्राप्ति के बाद शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता और आयात निर्यात संतुलन बना रहता है। इस प्रकार स्वचालित साम्य तंत्र के द्वारा स्थिर विनिमय दर को कायम रखा जाता था। नंबर 6, नम्य विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, नम्य विनिमय दर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति तथा मांग की शक्तियों द्वारा होता है, जबकि विदेशी विनिमय की मांग इसकी अपनी कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति इसकी अपनी कीमत के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 7, अवमूल्यन या मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजित के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी है। यह उस स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्माण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता है, परंतु विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है। मूल्यह्रास विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में आने वाली कमी है। यह उस स्थिति में होता है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 8, क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तेरती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए। उत्तर, हाँ, केंद्रीय बैंक प्रबंधित रैयती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेश करेंसी के विक्रय तथा क्रय के द्वारा होता है। जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि घरेलू करेंसी के बाजार मूल्य का अत्यधिक मूल्यह्रास हो रहा है तो इसे नियमित करने के लिए तथा घरेलू करेंसी के पूर्व मूल्य और स्थापित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में यूएस डॉलर की बिक्री करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर केंद्रीय बैंक डॉलर पूर्ति में वृद्धि करता है। अन्य बातें समान रहने पर डॉलर की पूर्ति में वृद्धि होने से घरेलू करेंसी के संबंध में डॉलर की कीमत में कमी की संभावना होती है। ऐसी क्रिया तब अनिवार्य हो जाती है जब रुपये के मूल्य में कमी के कारण सरकार का आयात बिल बढ़ जाता है। इसी भांति जब केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है तो वह विदेशी करेंसी खरीदना आरंभ कर देता है। जब विदेशी करेंसी के लिए मांग में वृद्धि होती है तो घरेलू करेंसी के संबंध में इसकी कीमत बढ़ने लगती है। अब विदेशी एक यूएस डॉलर से अधिक घरेलू वस्तुएं खरीद सकते हैं। तदनुसार घरेलू वस्तुओं के लिए निर्यात मांग पुनः होने लगती है। प्रश्न नंबर 9, क्या देशी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग की संकल्पनाएं एक समान हैं? उत्तर, घरेलू वस्तुओं के लिए मांग तथा वस्तुओं के लिए घरेलू मांग दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। घरेलू वस्तुओं के लिए मांग में घरेलू उपभोक्ताओं तथा विदेशियों द्वारा वस्तुओं के लिए नई मांग शामिल होती है। वस्तुओं के लिए घरेलू मांग देश तथा विदेश में उत्पादित वस्तुओं के लिए की गई मांग है। घरेलू वस्तुओं के लिए मांग बराबर C+I+
जी प्लस यक्स माइनस यम वस्तुओं के लिए घरेलू मांग बराबर सी प्लस आई प्लस जी। अतः घरेलू वस्तुओं के लिए मांग बराबर वस्तुओं के लिए घरेलू मांग प्लस यक्स माइनस यम। प्रश्न नंबर 10, जब यम बराबर 60 प्लस 0.06 y हो तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग फलन फलन में क्या संबंध है? उत्तर, आयात की सीमांत प्रवृत्ति बराबर 0.06 होगी। आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग फलन से अप्रत्यक्ष संबंध है, अर्थात आयात की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने पर समस्त मांग फलन कम हो जाता है और आयात की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर समस्त मांग फलन बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 11, खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है? उत्तर, खुली अर्थव्यवस्था गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है क्योंकि घरेलू मांग का एक हिस्सा विदेशी वस्तुओं के लिए होता है। अतः स्वायत्त मांग में वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्गत में कम वृद्धि होती है। इससे व्यापार शेष में भी गिरावट होती है। प्रश्न नंबर 12, पाठ में एक मुश्त कर की कल्पना के स्थान पर अनुपातिक कर टी बराबर स्मॉल टी वाई के साथ खुली अर्थव्यवस्था गुणक की गणना कीजिए। उत्तर, यदि कर बराबर टी है तो गुणक की गणना इस प्रकार होगी: ए डी बराबर ए प्लस बी कोष्टक में वाई माइनस टी प्लस टी आर कोष्टक क्लोज प्लस आई प्लस जी। ए डी वन बराबर ए प्लस डी वाई माइनस टी माइनस डेल्टा टी प्लस टी आर कोष्टक क्लोज प्लस आई प्लस जी। आय का संतुलन y बराबर ए डी वाई वन बराबर 1/1 माइनस बी कोष्टक में एक ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी कोष्टक क्लोज y2 बराबर माइनस बी डेल्टा टी बटा 1 माइनस बी कोष्टक में ए माइनस बी टी बटा प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। डेल्टा वाई बराबर y2 माइनस y1 बराबर माइनस बी डेल्टा टी बटा 1 माइनस बी डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी बराबर कर गुणांक बराबर माइनस बी बटा 1 माइनस बी। यदि कर का फलन टी की जगह प्लस वाई हो जाए, सी बराबर ए प्लस बी कोष्टक में वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर हो जाएगा बराबर ए प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस टी डेल्टा कोष्टक क्लोज प्लस वाई प्लस टी आर। अतः अनुपातित करों से आय के स्तर पर न केवल उपभोग पहले से कम होगा बल्कि उपभोग फलन की प्रवणता भी पहले से कम होगी। अतः ऐसे में ए डी बराबर ए प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस बी कोष्टक क्लोज वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी होगा। संतुलन के लिए ए डी बराबर ए एस वाई बराबर ए प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस टी कोष्टक क्लोज वाई प्लस बी कोष्टक वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। वाई वन बराबर ए प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी बटा 1 माइनस बी कोष्टक में 1 माइनस टी कोष्टक क्लोज वाई प्लस वाई बदलने पर वाई टू बराबर ए प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा टी वाई बटा 1 माइनस बी कोष्टक में 1 माइनस टी। अतः गुणक बराबर 1 बटा 1 माइनस बी कोष्टक में 1 माइनस टी कोष्टक क्लोज। अतः एक उस्त कर की स्थिति में कर गुणांक बराबर माइनस बी बटा 1 माइनस बी और अनुपातित वार की स्थिति में कर गुणांक बराबर 1 बटा 1 माइनस बी कोष्टक में 1 माइनस टी कोष्टक क्लोज। इससे सिद्ध होता है कि एक मुक्त कर की स्थिति में एक कर गुणक अधिक होता है और अनुपातित कर की स्थिति में यह कम होता है। एक मुक्त कर की स्थिति में जब सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की वृद्धि की सी गुणा वृद्धि होती है। अनुपातित कर के साथ उपभोग में सी माइनस सी टी गुणा आय में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 13, मान लीजिए सी बराबर 40 प्लस 0.8 वाई डी टी बराबर 50 आई बराबर 60 जी बराबर 40 यक्स बराबर 90 यम बराबर 50 प्लस 0.05 वाई। ए संतुलन आय ज्ञात कीजिए। बी संतुलन आय पर निवल निर्यात संतुलन ज्ञात कीजिए। सी संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन क्या होता है जब सरकार के क्रय में
40 से 50 की वृद्धि होती है। उत्तर ए आय संतुलन में होती है जब AD बराबर AS, AD बराबर C प्लस I प्लस G, यक्स माइनस यम, AS बराबर Y, AD बराबर 40 प्लस 0.8, Y माइनस 50 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 90 माइनस 50 माइनस 0.5 Y, कोष्टक में YD बराबर Y माइनस T, कोष्टक क्लोज, AS बराबर Y बराबर 180 प्लस 0.8 Y माइनस 40 माइनस 0.5 Y माइनस 0.3 Y बराबर 140, 0.3 Y बराबर 140, Y बराबर 140 बटा 0.7, Y बराबर 200 करोड़ रुपए। बी निवल निर्यात बराबर यक्स माइनस यम बराबर 90 माइनस 50 माइनस 0.5, Y बराबर 200 डालने पर बराबर 40 माइनस 0.5, कोष्टक में 200, कोष्टक क्लोज बराबर 60 करोड़ रुपए। सी नंबर 1, यदि जी बराबर 50 तो संतुलन आय Y बराबर 40 प्लस 0.8 Y, कोष्टक में Y माइनस 50, कोष्टक क्लोज, प्लस 60 प्लस 50 प्लस 90 माइनस 50 माइनस 0.5 Y, कोष्टक में YD बराबर Y माइनस T, कोष्टक क्लोज, Y बराबर 190 प्लस 0.8 Y माइनस 40 माइनस 0.5 Y बराबर 150 प्लस 0.3 Y, 0.7 Y बराबर 150, Y बराबर 1500 बटा 0.7 बराबर 1500 बटा 7 बराबर 214.28 करोड़। नंबर 2, यदि जी बराबर 50 हो तो निर्वल निर्यात बराबर यक्स माइनस यम, 90 माइनस 50 माइनस 0.5 Y बराबर 1500 बटा 7 डालने पर Y बराबर 0.5 बटा 10, कोष्टक में 1500 बटा 7, कोष्टक क्लोज, 40 माइनस 107.14 बराबर 67.14 करोड़। प्रश्न नंबर 14, उपयुक्त उदाहरण में यदि निर्यात में यक्स बराबर 100 का परिवर्तन हो तो संतुलन आय का निवल निर्यात संतुलन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उक्त माना संतुलन AD बराबर AS, AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस यक्स माइनस यम, AS बराबर Y, C प्लस I प्लस G प्लस यक्स माइनस यम बराबर Y, 40 प्लस 0.8, कोष्टक क्लोज, Y माइनस 50, कोष्टक क्लोज, प्लस 60 प्लस 40 प्लस कोष्टक में 100 माइनस 50 माइनस 0.5 Y, कोष्टक क्लोज बराबर Y, 40 प्लस 0.8 Y माइनस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 0.5 बराबर Y, 0.7 Y बराबर 150, Y बराबर 214.28 करोड़। निवल निर्यात बराबर यक्स माइनस यम, 100 माइनस 50 0.5, कोष्टक में 214.28 बराबर 50 माइनस 107.14 बराबर माइनस 57.14 करोड़। प्रश्न नंबर 15, व्याख्या कीजिए कि जी माइनस टी बराबर कोष्टक में यस जी माइनस ए, कोष्टक क्लोज, माइनस यक्स माइनस यम। उत्तर, एक अर्थव्यवस्था में आय संतुलन में होता है जब AD बराबर AS हो, AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस कोष्टक में यक्स माइनस यम, कोष्टक क्लोज, AS बराबर C प्लस यस प्लस टी। अतः अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है जब C प्लस यस प्लस टी बराबर C प्लस I प्लस G प्लस यक्स माइनस यम। पुनः प्रतिबंधित करने पर यस माइनस आई, कोष्टक में यक्स माइनस यम, अतः शुद्ध हुआ। इस यह इसकी बीजगणितीय सिद्धि थी। तार्किक आधार पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है जब क्षरण भरण हो, यस टी और यम क्षरण है जबकि आई जी और यक्स भरण है। जब इसका अंतर बराबर हो तो आय का चक्रीय प्रभाव संतुलन होता है। प्रश्न नंबर 16, यदि देश बी से है ए में मुद्रास्फीति ऊंची हो और दोनों देशों में विनिमय दर स्थिर हो तो दोनों देशों के व्यापार शेष का क्या होगा? उत्तर, देश बी के लोग घरेलू वस्तुएं अधिक लेने और आयात कम करेंगे। विदेशी भी देश की वस्तुओं खरीद अधिक खरीदेंगे, अतः देश बी में निर्यात आयात होगा, इसलिए देश बी का व्यापार शेष धनात्मक होगा। इसके विपरीत देश ए के लोग विदेशी वस्तुओं अधिक लेंगे और आयात अधिक करेंगे। विदेशी भी देश ए से वस्तुएं खरीदना नहीं चाहेंगे, अतः देश ए में आयात
निर्यात होगा, इसलिए देश ए का व्यापार शेष ऋणात्मक होगा। प्रश्न नंबर 17, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होगा? व्याख्या कीजिए। उत्तर, चालू पूंजीगत खाता खतरे का संकेत होगा यदि इसका प्रयोग उपभोग अथवा गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग विकासात्मक योजनाओं के लिए किया जा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था के आय और बेरोजगार का स्तर ऊंचा उठेगा। आय और रोजगार का स्तर ऊंचा उठने का अर्थ है कि भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, विदेशों में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी तथा सरकारी आयकर तथा अन्य कारकों से बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था इस घाटे की पूर्ति करने में समर्थ हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18, मान लीजिए C बराबर 100 प्लस 0.75, वाई डी आई बराबर 500, जी बराबर 750, कर आय का 20% है, यक्स बराबर 150, यम बराबर 100 प्लस 0.2 वाई है, तो संतुलन आय, बजट घाटा अथवा अधिक है और व्यापार घाटा अथवा अधिक है की गणना कीजिए। उत्तर, अर्थव्यवस्था में संतुलन आय स्तर वह होता है जहाँ ए डी बराबर ए डी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस कोष्टक में यक्स माइनस यम कोष्टक क्लोज, ए डी बराबर 100 प्लस 0.75 कोष्टक में वाई माइनस 0.2 वाई कोष्टक क्लोज प्लस 500 प्लस 75 750 प्लस कोष्टक में 150 माइनस 100 माइनस 0.2 वाई कोष्टक क्लोज, कोष्टक में वाई डी बराबर वाई माइनस 0.2 वाई, क्योंकि कर आय का 20% है। ए डी बराबर 1350 प्लस 0.75 माइनस 0.15 वाई प्लस 50 माइनस 0.2 वाई, ए डी बराबर 1400 प्लस 0.40 वाई, ए एस बराबर वाई, ए एस बराबर ए डी, वाई बराबर 1400 प्लस 0.40 वाई, वाई माइनस 0.40 वाई बराबर 1400, 0.60 वाई बराबर 1400, वाई बराबर 1400 बटा 0.6, वाई बराबर 14,000 बटा 6 बराबर 2333.33 करोड़। बजट घाटा बराबर जी माइनस टी 750 माइनस 0.2 कोष्टक में 2333.33 कोष्टक क्लोज बराबर 750 माइनस 466.66 माइनस 283.34 करोड़। व्यापार घाट बराबर यक्स माइनस यम बराबर 150 माइनस 100 माइनस 0.2 वाई 50 माइनस 0.29 2333.33 कोष्टक क्लोज बराबर 50 माइनस 466.66 बराबर 411.66 करोड़। प्रश्न नंबर 19, उन विनिमय दर व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने वहाँ खाते में स्थायित्व लाने के लिए किया। उत्तर, निम्नलिखित विनिमय दर वस्तुओं का कुछ देशों ने अपने वहाँ खाते में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया है। नंबर 1, विस्तृत सीमा पट्टी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दी करेंसियों की क्षमता दर के बीच प्लस 10% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह ऐसी प्रणाली को कहते हैं जो स्थिर विनिमय दर में विस्तृत परिवर्तन सामंजस्य की अनुमति देती है। नंबर 2, चरित सीमा बद्ध प्रणाली। यह भी स्थिर और लोचशील विनिमय दर के बीच एक समझौता है, परंतु जैसा कि नाम है चलित, यह कम विस्तृत है। इसकी केवल क्षमता दर के बीच प्लस माइनस 1% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह लघु सामंजस्य है जिसे समय समय पर दोहराया जा सकता है। नंबर 3, प्रबंधित तरलशीलता प्रणाली। स्थिर और लोचशील विनिमय दरों की एक अंतिम मिश्रित प्रणाली है। यह स्थिर विनिमय दर नम्य विनिमय दर का मिश्रण है जो सरकार द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित होता है। इसमें विनिमय दर को लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और मौद्रिक अधिकारी कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।